हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणाएं की व्याख्या करें। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता में बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन का प्राकृतिक का उपहार मानकर मानव इसका अंधाधुंध उपयोग करना शुरू किया है, जिसके कारण पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। संसाधन के भंडारण में चीनिए हर से ला दी है, यानी भंडारण आगे हमारा है। शक्ति संपन्न लोगों में अपने स्वार्थ के संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन किया है, जिससे कि विश्व परिस्थितियों में घोर संकट पैदा हो गई है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत में क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ऋतु परिवर्तन जैसे संकट पैदा हो जा रहे हैं। आगे है, अगर ये परिस्थितियां बनी रही तो संसार में सभी मानव के जीवन संकट में पड़ जाएंगे। इन परिस्थितियों से बचने के लिए संसाधनों का नियोजन उपयोग जरूरी है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसा सोच ही सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती हैं, भविष्य की सुरक्षित रह सके। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। पहला, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र होते हैं जिसके बदले में वह व्यक्ति सरकार को लागन भी चुका सकते हैं, जैसे कि खेती की जमीन, घर, बाग बगीचा, तालाब आदि ऐसे संसाधन जिसका व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। आगे, समुदाय संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधीन होता है, जिसका लाभ विशेष समुदायों के लिए सुलभ होता है, जैसे कि चारागाह, शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। आगे हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कानून तौर पर देश के राष्ट्र के अंतर्गत अभी उपलब्ध संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन सरकारी या वैधानिक हक है। व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता हित में कर रही है। सरकार के अधिग्रहित संसाधनों का मुआवजा देना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का करती है, जो तट रेखा के 200 किलोमीटर की दूरी पर छोड़कर खुले मांसागिरी संसाधनों पर किसी देश का अध्यापित नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। आगे हमारा, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। इस कथन की व्याख्या करें। संसार में अनेक प्राकृतिक बिखरे पड़े हैं। जब तक उनका उपयोग नहीं किया जाता है, वे संसाधन बन पाते हैं। मनुष्य उन्हें
पता लगाते हैं, फिर अपनी बुद्धि, विवेक, क्षमता, तकनीक और कुशलता का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए उन उपयोग की योजना बनाते हैं और उपयोग में लाकर वह उन्हें संसाधन बनाता है। मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन अति आवश्यक है। आगे हमारा नदियाँ तभी संसाधन बन पाती है जब मानव उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत युक्त उत्पादन में, मत्स्य पालन में एवं जलीय यातायात के रूप में और अनेक आर्थिक कार्य में ना किया जाए। आगे है, सदियों से शोक का कारण बनाने वाले नदी, विनाशकारी बाढ़ लाने वाली नदी, हजारों की संख्या में जान माल की क्षति पहुंचाने वाली नदी पर योजना बनाकर, बांध बनाया गया है और नहरें निकाली गई है। सिंचाई का काम के लिए विद्युत युक्त उत्पादन किए गए हैं, जिससे कि सिंचाई और उद्योगों की विकास में मदद मिलने लगी है। तो वहीं शोक पैदा करने वाली नदी प्राकृतिक संसाधन बन गई है, खुशहाली का कारण बन गई है। इसलिए भूगोलविद जिम्मरमैन ने ठीक ही कहा है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर, वातावरण में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो हमारे उपलब्ध है और हमारे जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करे संसाधन कहलाते हैं। परंतु संसाधन तभी कहे जाएंगे जब हमें उन तक पहुँचने की तकनीक की जानकारी हो सकती है, उनके प्राप्त करने का उपयोग होने पर खर्च वहन करने की क्षमता हो, श्रम शक्ति हो। आगे, परंतु इसका उपयोग में व्यापक समझ और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। वातावरण में प्रभावित ना होकर प्राकृतिक के संसाधन सामंजस्य बन रहे हैं। प्राकृतिक के सभी पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार युगों तक कोई महत्व ना था, अतः वे खनिज पदार्थ संसाधन ना बन सके। परंतु जब खनिजों का महत्व समझा जाने लगा और लोगों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर उनको निकालना आरंभ किया तथा उपयोग में लाया गया, तो वे खनिज पदार्थ खनिज संसाधन बन गया, जिससे कि छोटा नागपुर क्षेत्र के आर्थिक विकास का अवसर प्रदान किया गया। आगे हमारा, संसाधन के संरक्षण से क्या तात्पर्य है या संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। उत्तर, मानव प्राकृतिक संसाधनों को सुदृश्य करता नहीं, इसलिए मानव प्राकृतिक संसाधनों को पूंजी समझकर उपयोग कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि संसाधनों का उपयोग में कम से कम दुरुपयोग में उनकी कम से कम बर्बादी हो। मिट्टी जैसे संपदा की उर्वरता बनी रहे, उसे निम्नीकरण या कटाव से बचाया जा सके व वन संपदा के अत्यधिक उपयोग में लगाए जाने पर पुनः स्थापना पर बल देना उनका संरक्षण कहलाता है। अतः संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का अधिक समय तक अधिक लोगों के लिए आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग हो। आगे हमारा, संसार की आबादी का बड़ा भाग कृषि पर आश्रित है।
और कृषि कार्य के लिए मानव भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। इन संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए यहाँ पे मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी हो तो उसे पूरा कर उपयुक्त बनाया जाए। यदि वह बर्बाद हो रही है तो किसी तरह उनका संरक्षण किया जाए। इसके लिए भूमि का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसलें उगानी चाहिए ताकि भूमि की उत्पादकता बनी रहे और मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट हो। आगे हमारा है जल। इस प्रकार जल संरक्षण वन्य प्राणियों का संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण भी योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनके अधिक से अधिक समय तक लाभ उठाया जा सकता है तथा मानव जगत के लिए संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों के योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग उनका संरक्षण है। संरक्षण का तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ना करें, उनकी रक्षा की जाए, उनका खर्च की आवश्यकताओं के बावजूद इन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए। आगे हमारा है शक्ति संसाधनों का संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, आप इसमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। उत्तर, शक्ति संसाधन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ऊर्जा का उपयोग में मित्य व्यक्ति ऊर्जा उचित एवं आदर्शतम उपयोग होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों को खोज, ऊर्जा संकट का समाधान नवीन ऊर्जा स्रोतों में निहित होनी और इनके सुदूर संवेदना प्राणियों का भी प्रयोग हो रहे हैं। आगे हमारा ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन समाप्त होने वाली हैं वो जिनकी पुनः वृद्धि संभव नहीं हो, उस संसाधन संचारित करना चाहिए। बदले में ऐसा स्रोत जो न समाप्त होने वाला हो, ऐसा वैकल्पिक संसाधन का प्रयोग किया जाए, जैसे कि जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। ये सभी नवीकरणीय संसाधन के स्रोत भी कहते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट एक वैश्विक समस्या है जिसे विश्व के देशों के आपसी मतभेद भुलाकर सहयोग एवं समाधान करना चाहिए, जैसे कि UNO, POEC, WTO, G8 जैसे देशों में इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा का उपयोग हमें जरूरत के हिसाब से करके एवं बेवजह इसका उपयोग न करके शक्तियों के संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालें। तो उत्तर, संसार में संसाधनों का वितरण असामान्य रूप से फैला हुआ है। किसी क्षेत्र में यह आवश्यकता से अधिक तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम है पाई जाती है। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक होता है। अतः पूरे देश में विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। मानव भी अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ाती जा रही है।
उनकी आपूर्ति संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है, जिससे अनेकों संसाधन समाप्त के कगार पर हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन का नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाए। अगला संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रियाएं निम्नलिखित है, जैसे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन का पहचान करना, संसाधन की मात्रा में गुणवत्ता स्थान का निर्धारण करना, विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना, समुचित विकास के उचित तकनीक अपनाना, मजदूरों को प्रशिक्षित करना और सही तकनीक का ज्ञान देना, राष्ट्रीय स्तरों पर योजना का निर्धारण करना, जिससे कि देश की आर्थिक समृद्धि और नागरिकों का कल्याण हो सके। आगे हमारा ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। शक्ति के संसाधन ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। ऊर्जा आधुनिक जीवन के अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। ये आर्थिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हो गई है। किसी भी देश के औद्योगिकी, कृषि, यातायात विकास के लिए ऊर्जा अथवा शक्तियों के साधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन ही आधुनिक युग में आधार माना जाता है, आर्थिक विकास का सूचक होता है। अतः जिन संसाधनों का प्रयोग करके हमें मशीनों को चलाते हैं, यातायात के साधनों को गति प्रदान करते हैं, कृषि को यांत्रिक बनाते हैं, घरेलू कार्य में उपयोग करते हैं, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे हमारा वनों के अनुपम संसाधन क्यों कहा गया है। उत्तर, वन राष्ट्रीय संपत्ति है, एक महत्वपूर्ण नवकरणीय संसाधन है। इससे कि तापमान की कमी और वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे कि जलवायु के अनुकूलन बनी रहती है। वनों की भूमि कटाव कम होता है। आगे हमारा और नदियों में जल प्रवाह सामान्य बना रहता है। पशु पक्षियों के लिए आवास, चारा और प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। वनों में ईंधन, इमारत, लकड़ियों, अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें फल फूल, कंदमूल तथा औषधियों की प्राप्ति होती है। जीवन में वनों से अधिक प्रकार के लाभ उठते हैं, इसलिए वनों को अनुपम संसाधन कहा गया है। अगला है हमारा भारत में आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताएं। उत्तर, भारत में आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान महत्वपूर्ण है माना जाता है। घरेलू उपयोग से लेकर उद्योग धंधे तथा कृषि कार्य में, यातायात, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग धंधों जैसे लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि जल से अधिक आवश्यकता होती है। जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य, सिंचाई के रूप में किया जाता है। समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसल के उत्पादन को बढ़ाता है और इसके लिए धरातलीय, भूमिगत दोनों सिंचाई की सहारा लिया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की सफलता मूलतः सिंचाई पर ही आधारित है। जल का उपयोग अतिरिक्त जल मार्ग जैसे नदी, नहर, झील के रूप में भी किया जाता है। इस तरह जल के एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन जिसका उपयोग हर क्षेत्र में
में बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का अत्यंत योगदान है। अगला है हमारा मानव किन गुणों के कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों में परिवर्तन लाता है। उत्तर, मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कार्यकुशलता जैसे गुणों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है। मानव अपने साहस, संघर्षशीलता, ज्ञान के सुझाव का प्रयोग कर संसाधनों के मूल्य परिवर्तन करता है। जैसे कि छोटा नागपुर खनिज भंडारण के योग्य तक कोई महत्व था, उसका कोई मूल्य ना था, परंतु जब खनिजों का महत्व समझ में आया उसका उपयोगिता समझ में आई, उसे निकालना आरंभ किया गया और उपयोग में लाया गया, तो वही खनिज संपदा मूल्यवान हो गया। और इस प्रकार नदियाँ तभी संसाधन बन पाई जब उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन के लिए एवं यातायात के लिए किया जाने लगा। एक भूगोलविद ने कहा था कि संसाधन की नहीं बनाया करते हैं। यहाँ पे होगा संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे हमारा मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो उत्तर, मानव के लिए संसाधन प्राकृतिक पदार्थ, वस्तुओं, हवा, पानी, वन्य जीव, भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्तियों का साधन। ये स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधनों को बिना मनुष्य की जरूरतों को पूरा नहीं हो सकती है तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती है। मनुष्य के आर्थिक विकास की उपलब्धि पर निर्भर करता है। संसाधन का महत्व इस बात से लगता है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को कठिन से कठिन परिश्रम करना होगा, साहसिक यात्राएं करता है, फिर भी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कुशलता का प्रयोग करके उनके उपयोगों की योजना बनाता है, उन्हें उपजाऊ में लगाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन क्षण भी नहीं चल सकती है। आगे हमारा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख करें और यह बताएं कि भारत इस दिशा में किस तरह बढ़ रहा है। उत्तर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव पदार्थ ऊर्जा आते हैं। ऊर्जा की विशेषज्ञों के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा भारत में 95,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है। अभी इस दिशा में कुछ का ही उपयोग किया गया है। पवन ऊर्जा, पवन चक्की का भूमिगत जल निकालने, देहातों में सिंचाई के अलावा पवन से विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारा गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा,
जहाँ पवन तेजी गति से चला करती है। लगभग 2000 पवन चक्कियों लगाई गई है और 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पन्न किया गया है। ज्वारीय ऊर्जा कच्चा और खपत की खड़ी है में जहाँ ऊंचे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सौर ऊर्जा आगे हमारा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा या भारत में उस कटिबंधित में स्थित होने के कारण असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अभी गुजरात में भुज के पास इसका सबसे बड़ा संयंत्र थार मरुस्थलीय भी इसकी असीम भावनाएं। अगला बायोगैस गोबर और मल मूत्र उत्पादन ऊर्जा गोबर गैस संयंत्र लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे कि गांव में विद्युत युक्त की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। आगे भारत में सौर ऊर्जा की भविष्य उज्ज्वल है, इस कथन की पुष्टि करें। तो भारत उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ अधिक समय धूप मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। असीम संभावनाएं या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी धूप को सीधे विद्युतीय में बदला जा सकता है। ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर सौर चूल्हे और सौर विद्युत गृह का निर्माण किया जा सकता है। आगे हमारा सीजियम और कुछ अन्य धातुओं में यह विशेषता पाई जाती है कि थोड़ा गर्म होने पर भी उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रवाह को बिजली कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया बिना खर्च के हो सकते हैं। जिन स्थानों पर दिन के समय आसमान खुला रहता है वह आसानी से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे गांवों में जहां बिजली का अभाव रहता है, सरकार द्वारा ग्रामीणों को सोलर चूल्हा और उपलब्ध होता है। आगे है आपका खनिज कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का साधारण परिचय दीजिए। सामान्यतः खनिज 2 वर्गों में बांटा जाता है। धात्विक खनिज ऐसे खनिजों में धातु मौजूद रहते हैं। ये धातु किसी न किसी धातु के साथ मिले होते हैं, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल आदि। नहीं धातु धातु की उपस्थिति के आधार पर धात्विक खनिज को भी 2 उपभागों में बांटा गया है, लौह युक्त धातु, अलौह धातु। लौह युक्त धातु में लौह के अंश अधिक होते हैं, जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन। अलौह धातु में लोहे के अंश बहुत कम होते हैं, सोना, चांदी, बॉक्साइट, टिन, तांबा। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज में धातु नहीं होते हैं, ऐसे चूना पत्थर, डोलामाइट, अभ्रक, जिप्सम। जीवाश्म की उपस्थिति के आधार पर अधात्विक खनिज भी 2 भागों में बांटे जाते हैं। कार्बनिक खनिज ऐसे खनिज का निर्माण भूगर्भ में प्राणी एवं पेड़ पौधों के दबने से होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर। अकार्बनिक खनिज ऐसे खनिज में जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिजों का विवरण दें। धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें शुद्ध करने
के बाद इच्छित रूप से ढाला जाता है। धात्विक खनिज के को लौह या अलौह खनिजों में बांटा जाता है। प्रमुख धात्विक खनिजों में लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा इत्यादि। विवरण इस प्रकार है। लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार बहुत अधिक है। यह उच्च कोटि का हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में सर्व प्रमुख लौह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा इत्यादि राज्यों में है। मैंगनीज अयस्क। भारत में मैंगनीज का भंडार विश्व के भंडार का 20% पाया जाता है। इस खनिज का प्रमुख भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्य में है। भारत का मैंगनीज उच्च कोटि का है। यह धात्विक खनिज जो इस्पात बनाने में काम आता है। बॉक्साइट अयस्क। एक अनुमान के अनुसार भारत में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। इस खनिज में एल्युमिनियम निकाला जाता है। भारत में इसके भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 वर्गों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है। जलने पर धुआं नहीं देता है और देर तक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसे धातु गलाने में प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस। इस प्रकार के कोयला में कार्बन की 70 से 90% तक मात्रा पाई जाती है। इसे परिष्कृत कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। लिग्नाइट यह निम्न कोटि का कोयला है। इनमें से 30 से 70% कार्बन पाया जाता है। इसमें ऊष्मा कम और धुआं अधिक होता है। यह भूरा कोयला कहा जाता है। पेट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होती है। इस प्रकार का कोयला पूर्व के दलदली भागों में मिलता है। अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। अभ्रक की उपयोगिता। अभ्रक एक विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है। विद्युत रोधी होने के कारण इसका खनिज का सबसे अधिक उपयोग विद्युत उपकरण का निर्माण करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्री में भी किया जाता है। रोगन की वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। अभ्रक का वितरण। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में अभ्रक की 3 पट्टियां हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है। भारत में अभ्रक का कुल भंडार 59,065 टन। बिहार, झारखंड में उच्च कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार में गया, गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा जिले में इसका उत्पादन होता है। झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची और सिंहभूमि जिलों में अभ्रक की खानें हैं। बिहार और झारखंड मिलकर कुल 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। लौह अयस्क का वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं को लिखिए। लौह अयस्क में उपस्थित लौहांश की मात्रा के आधार पर लोहे अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट इस अयस्क में लौहांश सबसे अधिक 70% तक पाया जाता है। इससे लकीर खींचने पर लाल उगता है जिसमें के कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। भारत में लगभग 12,317 मिलियन टन इसका भंडार उपलब्ध है। मैग्नेटाइट। इसमें लौहांश की 60% मात्रा होती है। घिसने पर काला रंग दिखता है। इसे काला अयस्क के नाम से जाना जाता है। भारत में इसके 540 मिलियन टन भंडार है। लिमोनाइट यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है जिसमें लौहांश की मात्रा 40% से कम मिलती है। इसे पीला अयस्क कहा जाता है। लिमोनाइट को पीला अयस्क, मैग्नेटाइट को काला अयस्क और हेमाटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। भंडार का आकलन उपलब्ध नहीं है। तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है, इसके वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालें। भारत में तांबा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम राज्यों में मिलता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड और राजस्थान में किया जाता है। झारखंड में इसकी खान ने सिंहभूमि जिले के घाटशिला के पास है। पलामू जिले में भी इसके विशाल भंडार मिले हैं। राजमहल क्षेत्र में भी तांबे के भंडार का पता चला है। राजस्थान में झुंझुनू और अलवर जिले में तांबे की खानें हैं। भारत तांबा उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत तांबा का आयातक देश है। तांबा बिजली का सुचालक है, अतः बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो आदि इसका उपयोग किया जाता है। पहले घरेलू बर्तन और सिक्के भी बनाए जाते थे। तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। साथ ही तांबा में टीन मिलाने पर कांसा तैयार होता है। भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
उत्तर पूर्वी प्रदेश भारत का यह सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के तेल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। असम डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, रुद्रसागर और अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड का बोरोहला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात क्षेत्र, यहाँ खंभात के बेसिन और मैदानी क्षेत्र में तेल का क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोसाब, मेहसाना में तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई क्षेत्र, अतः मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट मंच बनाकर तेल निकालने का कार्य किया जाता है। पूर्वी तट प्रदेश, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन के तले तेल की खोज की गई है। बाड़मेर बेसिन, इस बेसिन में मंगला तेल क्षेत्र से हाल ही में तेल उत्पादन शुरू हुआ है। यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% तेल उत्पादन करने लगेगा। चूँकि ये किताब के हिसाब से है। भारत में कोयला का कुल भंडार कितना है? कोयला का वार्षिक उत्पादन क्या है? इसके 2 महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र का विवरण दें तथा 2 उपयोग बताएं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में कोयला का भंडार 264.45 अरब टन है। इसमें 98% कोयला का भंडार प्राचीन गोंडवाना काल का है। 2% टर्सरी काल का। गोंडवाना काल का भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की गोंडवाना चट्टानों में मिलती है। और टर्सरी काल का भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर की टर्शियरी काल की चट्टानों में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में 45.6 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में दामोदर घाटी के रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा से कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ भारत के आधे से अधिक कोयला निकाला जाता है। यहाँ उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। कोयले का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है। ये पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा की लाचार तालचर उत्पादन के लिए प्रमुख है। कोयले का उपयोग, कोयले का सबसे अधिक उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है और कोयले का दूसरा बड़ा उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय का वर्णन करें। पर्यावरण का प्रदूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान समय में देश में बढ़ते औद्योगिकरण ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि को शामिल किया जाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रदूषण का निम्न तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके, उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर, धुआं रोकने के लिए कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग करके, प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करना, औद्योगिक कचरे को पृथक करना। इस तरह से हम ऊपर लिखित तरीकों से अपनाकर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आवास बनाने के लिए, यातायात के साधन के लिए, कृषि के लिए, पशुपालन के चारागाह के लिए, खनिज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार केंद्र, शिक्षा के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल आदि कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि की प्रकृति हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। पठारी भूमि खनिजों से भरी होती है तो यहाँ खनन का कार्य किया जाता है। खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं। समतल मैदानी भाग में वर्षा जल का या सिंचाई की सुविधा होने पर अच्छी फसल उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी भागों से वन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और सिरनुमा खेत बनाकर उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। आर्थिक विकास के लिए साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं अपना और अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है तथा प्रकृति की अन्य वस्तुओं का उपयोग में लाने का योग्यता मानव
रखता है। मानव खोज करने की क्षमता का ना रहे तो सारे प्राकृतिक पदार्थ यूं ही पड़े रह जाएंगे। इस तरह यह कहा जा सकता है कि सभी प्राकृतिक वस्तुएं मानव की क्षमता के बिना अविकसित रह जा सकती है। निस्संदेह मानव ही अपने सांस्कृतिक और तकनीकी के सहारे सभी प्राकृतिक साधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है। इसके लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। औद्योगिक विकास मानव की क्षमता और तकनीकी कुशलता पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में मानव का महत्व सर्वाधिक है। इसके बिना आर्थिक विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित कारणों से नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में नदी के जल को नियंत्रित करके खेतों की सिंचाई की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जाता है। नदी घाटी योजनाओं से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जलाशयों में मछली पालन को बृहत रूप से विकसित किया जाता है। नदी के संचित जल को कारखानों में उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध कर पाइपों द्वारा शहरों में लाया जाता है और उसका दैनिक उपयोग किया जाता है। गहरे जल में नाव चलाए जाते हैं तो जो यातायात एवं माल ढोने के में सहयोग देते हैं। नदी में बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। उसके दोनों किनारों पर उपयोगी वृक्षों को लगाया जाता है और भूमि पर पशुचारण के लिए उपयोग किया जाता है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा प्रकृति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह न केवल पौधों का विकास करती है बल्कि धरती पर के विविध प्रकार के प्राणियों को भोजन प्रदान कर जिंदा रखती है। मृदा की उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है और देश की योजनाओं को सफल बनाने में सहायक होती है। इसके नष्ट होने से प्रकृति की एक बहुमूल्य संपत्ति समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है। किंतु जो मृदा मानवीय जीवन के सहारा का साधन बना, उसी मिट्टी का मानव ने अत्यधिक लालच के चक्कर में पड़कर शोषण और दोहन करना शुरू कर दिया। वनों की कटाई, अति पशुचारण, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, अत्यधिक सिंचाई, खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ देना आदि अनेक मानवीय क्रियाकलाप से मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है और भूमि अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है। अतः मृदा जैसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा नष्ट होती जा रही है। अतः मानव सभ्यता एवं संस्कृति को बचाने हेतु मृदा संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए फसल चक्रण, पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की समुचित जुताई, वर्षा जल संचयन, जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति आदि करके मृदा को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवों के ह्रास के कारक हैं। वनस्पति मानव को दिया गया प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। ये वनस्पतियां कई प्रकार के मनुष्य के जीवन की रक्षा करते हुए विकास को गतिशील बनाने में सहायक होती है। विकास के इस दौर में मानव प्रकृति के इस अमूल्य योगदान को भूलता जा रहा है। मानव ने विकास के नाम पर सड़कों, रेल मार्ग, शहरों का निर्माण करना शुरू किया। इसके लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, जिससे वनों का नाश होने लगा। वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल ही उजड़ने लगा। कृषि से अत्यधिक उपज के लिए अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। इसके कारण एक ओर भूमि निम्नीकरण से वनों का नुकसान हुआ तो दूसरी ओर जलों के प्रदूषित होने से जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। कल कारखानों को स्थापित करने के वनों की कटाई की गई। पुनः इन कारखानों से निकलने वाले धुएं और कचरों से वायु और जल प्रदूषित हो गए, जिससे अम्लीय वर्षा के कारण वन और वन्य प्राणियों पर खराब प्रभाव पड़ा। वनों के ह्रास ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या सामने आने लगी। विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इनमें किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और क्यों? धरातलीय स्वरूप, मिट्टी और जलवायु की दशाओं की विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। चिरहरित वन या सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पतझर वन, पर्वतीय वन, कोनधारी वन, डेल्टाई वन, ज्वारीय वन, कटीले वन, मरुस्थलीय वन। सदाबहार वन। भारत में सदाबहार वन सघन होते हैं। इन्हें काटना, बाहर निकालना और उपयोग में लाना कठिन होता है। इनकी लकड़ी कड़ी होती है। इसमें कई जातियों के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। अधिक वर्षा और दलदली भूमि के कारण यातायात में कठिनाई होती है, इसलिए लकड़ियों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। इनमें एबोनी और महोगनी मुख्य वृक्ष हैं।
पाए जाते हैं। पतझड़ वन ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें सागवान और साल के मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। अन्य वृक्षों में अंजन, चंदन, चिरौंजी, हरे बडेटा, आंवला, सहतूत, बरगद, पीपल, कटहल, आम, जामुन, नीम, नारियल, बांस मानसून के रूप में पाए जाते हैं। ये न तो अधिक घने होते हैं और ना ही इनकी लकड़ी अधिक कठोर होती है। इनकी लकड़ियाँ उपयोगी होती है। कोंधारी वन यह वन पर्वत के अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें देवदार, चीड़, हेमलॉक, सुप्रस जाति के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती है। इन्हें काटना और उपयोग में लाना आसान होता है। ज्वारीय वन तटीय भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों की बहुतायत रहती है। लकड़ियाँ जलावन और छोटी नाव बनाने के काम आती है। इनमें सुंदरी वृक्ष, केवड़ा और मैग्राव, हिरिट्रिना, गरोन आदि मुख्य वृक्ष हैं। तार और नारियल के पेड़ भी मिलते हैं। मरुस्थलीय वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें बबूल एवं खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। नागफनी और कैक्टस जातियों की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार के वनों का महत्व है, परंतु इनमें से पतझड़ वन का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इस वन की लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टी की विशेषताओं और उनके क्षेत्र को लिखें। भारत की मिट्टी को 8 मुख्य वर्गों में जो निम्न प्रकार से हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और नदियों के बेसिन में जमा की गई मिट्टी है। समुद्री लहरों के द्वारा भी ऐसी मिट्टी तटों पर जमा की जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन एवं पूर्वी तटीय भागों में पाई जाती है। इसी मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें सभी प्रकार के खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, कपास, गन्ना, जूट और सब्जियां उगाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिसके लिए उर्वरक का सहारा लेना पड़ता है। आयु के आधार पर इसे बांगर और खादर के रूप में बांटा जाता है। काली मिट्टी स्थानीय स्तर पर इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसका निर्माण दक्षिण के लावा बेसॉल्ट वाले भागों में होता है। कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए यह मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसका बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है। लाल मिट्टी यह ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बनी मिट्टी है। यह मिट्टी दक्षिण के कठोर और कम वर्षा वाले क्षेत्रों से मिलता है। तमिलनाडु के 2/3 भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें सिंचाई का अधिक आवश्यकता पड़ता है। इसे विशेषकर मोटे किस्म के अनाज उत्पादन के लिए किया जाता है। वृक्षों के घनत्व को आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वनों का वर्णन विस्तार से कीजिए। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अत्यंत सघन वन ऐसे वन अत्यधिक घने होते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें चिरहरित वन या सदाबहार वन कहा जाता है। सघन वन इस प्रकार के वनों में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% तक पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% भाग यह वन फैला हुआ है। खुले वन इन वनों में वृक्षों का घनत्व 10 से 40% तक पाया जाता है। इस प्रकार के वृक्ष कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भागों में मिलता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.12% भूभाग पर खुले वन का फैलाव है। झाड़ियों एवं वन ऐसे वनों में वृक्ष का घनापन 10% से कम होता है। राजस्थान एवं अन्य अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% क्षेत्र पर इस प्रकार के वन हैं। मैंग्रोव वन भारत के तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाया जाता है। इसका आधार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों का विवेचना करें। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक: प्रचुर जल राशि का उपलब्ध होना, नदी भाग में ढाल का होना,
जल का बहाव तेज होना, प्राकृतिक जलप्रपातों का होना, आर्थिक कारक, सघन औद्योगिक आबादी क्षेत्र, बाजार, पर्याप्त पूंजी निवेश, परिवहन का साधन, प्राविधिक ज्ञान, अन्य ऊर्जा स्रोत का अभाव। भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युतीय गृह का उल्लेख कीजिए एवं उनकी विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। भारत के 4 परमाणु विद्युत गृह निम्न प्रकार के हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह, यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं, प्रत्येक का उत्पादन 200 मेगावाट से अधिक है। यह थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत, यह राजस्थान स्थित कोटा में है। इसे चंबल नदी से जल प्राप्त होता है। कनाडा के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। इसके उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट, हाल ही में 235 मेगावाट की 2 इकाइयाँ शुरू की गई है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत, स्वदेश निर्मित इस परमाणु विद्युत गृह की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। 335 मेगावाट के 2 रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। नरौरा परमाणु विद्युत गृह, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के समीप स्थित है। इसमें 235 मेगावाट की 2 रिएक्टर हैं। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखें। भाखरा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। भाखरा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिस पर 4 शक्ति गृह स्थापित है, जिसमें 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर राज्यों को कृषि एवं औद्योगिक विकास में सहायक हुआ है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को दामोदर नदी की है। प्रलयंकाल बाढ़ से बचाने के लिए एवं जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ियों से बांध बनाकर इस परियोजना का विकास किया गया है। यहाँ 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इससे बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचता है। कोसी परियोजना उत्तरी बिहार की अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर में बांध बनाकर इस परियोजना से 20,000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। इसकी आधी बिजली नेपाल देश को और बाकी बिहार राज्य में खपत होती है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश स्थित दक्षिणी भारत की यह सबसे बड़ी परियोजना है जो कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनाया गया है। इसकी विद्युतीय उत्पादन क्षमता 1 लाख किलो है। इसका निर्माण कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य के सहयोग से हुआ है। वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं प्राणी न केवल प्राकृतिक संसाधन है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के प्रमुख घटक हैं। मानव का इससे बड़ा गहरा संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। वन और वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए आवश्यक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण में वनों का सर्वाधिक योगदान रहा है। मानव जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास, इन तीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर रहता है। इतना ही नहीं, वन जलवायु को भी प्रभावित करती है। वन अपने आसपास क्षेत्रों में वर्षा करवाकर कृषि को उन्नत करती है या बाढ़ को नियंत्रित करती है, मिट्टी कटाव को रोकती है और मिट्टी की उर्वरक बनाए रखती है। वन जीवों का शरण स्थल होता है, साथ ही अनेक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सुलभ बनाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि प्रकृति का अनुपम उपहार वन एवं वन्य जीव मानव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, पर प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में ऋतु विशेष में जलापूर्ति रहती है। क्यों? हिमालय से निकलने वाली नदियों में सदा जल इसलिए मिलता है क्योंकि हिमालय का ऊपरी शिखर बर्फ से ढका है। वर्षा जल के अतिरिक्त बर्फ का पिघलने से वर्ष भर उन नदियों में जल प्रवाहित होती रहती है। हिमालय से निकलने वाला नदियों का उद्गम हिमानी से है, इसलिए जल की आपूर्ति होती रहती है, जबकि दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के बहने वाली नदियां बरसाती है। इसमें केवल वर्षा का जल प्रवाहित होता है और भारत में वर्षा कुछ महीने होती है, शेष समय नदियां सूख जाती है। इसमें जल की आपूर्ति नहीं होती है और जल प्रवाहित नहीं होता है। बायोगैस ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है। इसमें गोबर, मल मूत्र, गन्ना की
खोई, धान की भूसी, कूड़े करकट, वृक्षों की झाड़ियाँ, घास फूस, इसमें हजारों मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। गोबर गैस संयंत्र लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस का उत्पादन भी किया जा सकता है। बड़े नगरों में भी बायोगैस संयंत्र लगाकर ज़रूरत पूरी की जा सकती है। जैसे दिल्ली दिल्ली नगर के ओखला में इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। इस गैस में तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपला और लकड़ी के कोयलों की तापीय क्षमता से अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, घरों की रोशनी करने एवं सिंचाई करने में किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में भी सड़कों की रोशनी के लिए बायोगैस का प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, यह किस प्रकार उपयोगी है? धरातल पर उपयोगी जल की कमी और भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट होने के कारण वर्षा जल की महत्ता बढ़ जाती है। देश भर में जल का वितरण भी असामान्य है, इसीलिए शुष्क प्रदेश में जहाँ वर्षा कम होती है, वर्षा के जल संग्रहण कर उपयोग में लाना और भी आवश्यक हो जाता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल में ही वर्षा जल के संग्रहण एवं उपयोग का प्रचलन रहा है। इसके उपरांत स्थानीय स्तर पर जल के संग्रहण के तौर पर तरीके भिन्न भिन्न हैं। भारत के पश्चिमी भाग में, खासकर राजस्थान में, पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छतों पर किया जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल को गड्ढों में जाता है, जिसकी सिंचाई का किया जा सकता है। राजस्थान के बाड़मेर एवं पेयजल का संग्रहण भामगत टंका में किया जाता है। टांका कला आंगन में होता है, जिसे छत पर सनाहत जल से पाइप द्वारा डाला जाता है। मेघालय के शिलांग में छत पर वर्षा जल के संग्रहण की प्रथा आज भी प्रचलित है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण पुनः चक्रण किया जा रहा है। भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें। भारत के एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदी परियोजनाओं बनाई गई है। इसमें 4 मुख्य नदी घाटी परियोजना निम्न है। दामोदर नदी घाटी परियोजना पहले दामोदर नदी विनाश लाने वाली शोक नदी के रूप में जानी जाती थी। ये छोटा नागपुर झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी तक पहुंचती थी। इसके निकट कोयला और लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। इस परियोजना में दामोदर और इसकी सहायक नदियों पर बांध बनाए गए, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण किया गया। जल विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई। जल विद्युत से छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल के उद्योगों को भरपूर विकास हुआ। भाखरा नांगल परियोजना, यह सतलज नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना में 18 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांति आई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान राज्य की मुख्य रूप से लाभान्वित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य के महानदी पर संसार का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। इसमें सिंचाई और बिजली के उत्पादन कर कृषि का उद्योग का विकास किया गया है। कोसी परियोजना, यह उत्तर बिहार की कोसी नदी पर बनाया गया परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, भूमि संरक्षण, जल विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना से बिहार राज्य और नेपाल देश को लाभ मिलता है। जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है? पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है, परंतु 96.5% जल 7 महासागरों में पाया जाता है, जो यातायात को छोड़कर उपयोगी नहीं है। यह हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह खारा जल है। धरती पर पाए जाने वाले जल में मात्र 2.5% भाग का ही, यहाँ पे 97.5 होना चाहिए, का ही उपयोग होता है। इसमें भी 70% भाग बर्फ के रूप में है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका महादेश तथा हिमालय के शिखरों एवं हिस्सों में पाए जाते हैं। शेष 30% जल ही नदी, तालाब, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। वर्षा का जल, मीठा जल एवं विश्व की कुल वर्षा का 4% जल ही भारत में उपलब्ध होता है। भारत में अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। एक अंदाजे के मुताबिक 2025 ईस्वी तक विश्व के अनेक देशों में जल का अभाव होने लगेगा। भारत को भी इस संकट का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार इस
से कह सकते हैं कि जल एक दुर्लभ संसाधन है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, इसका लाभ हानि बताइए। नदी संबंधी ऐसी योजना बनाया जाना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है हो नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इस परियोजनाओं में निम्न प्रकार से लाभ होते हैं। नदियों पर बांध बराज बनाकर नहरें निकाली जाती है, जिससे वर्षा भाव के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पालन, यातायात की सुविधा प्राप्त करना, पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाना आदि। इस प्रकार परियोजना के कुछ दुष्परिणाम भी देखे गए हैं जो निम्न है। नदियों पर बांध बनाने से स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। नदी की तली में कचरे जमा हो जाता है और प्रत्येक वर्ष बाद इस बनता है। जल प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। इसका दुष्प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। इस प्रकार की परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। नहरों से अधिक सिंचाई करने पर भूमि की उर्वरता घटने लगती है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण जल दुर्लभता कैसे होती है, व्याख्या करें। बढ़ती जनसंख्या जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही अधिकतर शहरों को सामना करना पड़ता है। अधिक जनसंख्या के लिए जल घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी किया चाहिए। कृषि का व्यावसायीकरण, हरित क्रांति के सफलता के बाद हमारे किसानों को वाणिज्य फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। वाणिज्य फसलों के लिए अधिक जल एवं निवेश की आवश्यकता होती है। नलकूप और कुओं जैसे निश्चित सिंचाई के साधन भौम जल स्तर को नीचे गिरा रहा है। औद्योगिकरण, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलाभनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनकी जलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसके पूर्ति जल विद्युतीय होती है। शहरीकरण ने भी जल दुर्लभता की समस्या में बढ़ोतरी की है। हमारे अधिकांश शहरों में जनसंख्या की अधिकता है। अधिक जनसंख्या जल संसाधनों का अति उपयोगी कर रही तथा उपलब्ध संसाधनों को प्रदूषित कर रही है। भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोत निम्न प्रकार के हैं। कोयला, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2008 तक भारत में कोयला का अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन का अंदाजा था और कुल उत्पादन 456.37 मिलियन टन हुआ था। यहाँ दो समूहों में कोयले के निक्षेप पाया जाता है। 96% कोयला गोंडवाना समूह, जिसका विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार के कोयला टर्शियर युगनी कोयला आता है। यह नया और घटिया किस्म का कोयला है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में मिलता है। पेट्रोलियम, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी शक्ति का साधन है। यह अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। यह गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, रंग रोगन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, साबुन आदि के निर्माण में काम आता है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार 17 अरब टन है। यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का मात्र 1% उत्पादन होता है, जो देश में खपत में बहुत कम है। भारत में 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी प्रदेश में असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। गुजरात क्षेत्र में खंभात की खाड़ी एवं मैदानी भाग आता है। मुंबई हाई क्षेत्र पूर्वी तटीय प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की घाटियों में पाया जाता है। बारमेरी बेसिन से भी तेल प्राप्त किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस, एक अनुमान के अनुसार भारत में 700 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार संचित है। 2004-05 में इसका उत्पादन 3082 करोड़ घन मीटर हुआ था। इसके अतिरिक्त जल विद्युत, तापीय शक्ति और परमाणु शक्ति के रूप में पारंपरिक ऊर्जा का साधन भारत में पाए जाते हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? मानव को प्रकृति से अनेक उपहार मिले हैं जिसमें मानवीय जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, इसीलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। इन संसाधनों में जल एक ऐसा संसाधन है जिसका फैलाव पृथ्वी के 2/3 भाग पर पाया जाता है, परंतु उपयोगी जल बहुत कम है। इसीलिए इसके उचित प्रबंधन एवं संरक्षण की आवश्यकता है ताकि जल के संकट को दूर किया जा सके। जल संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। भारत सरकार ने 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी।
जिसे 2002 में पुनः संशोधित कर लागू किया गया। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भूमिगत के स्तर में लगातार हो रहे गिरावट को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण, जैविक एवं कंपोस्ट उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन जैसे कार्यक्रम को चलाना उपयोगी सिद्ध होगा। जल संभर प्रबंधन। जल प्रभाव या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसमें पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। तकनीकी विकास। तकनीकी के माध्यम से जल को कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ लेकर भी जल संरक्षण किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों द्वारा सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेतों से जल का संरक्षण किया जा सकता है। सतत पोषणीय विकास क्या है, लिखें। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता पूरी करे। ऐसा न हो कि आर्थिक विकास की लालसा में प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध दोहन किया जाए। अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम को अधिक से अधिक निकाला जाए और भविष्य के कुछ न बचे ही नहीं। इस संबंध में भारत और विशेषकर बिहार के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत निम्न सुझाव समय के अनुकूल है। नहरी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, इससे पानी की बर्बादी और भूमि की उर्वरता घट जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चना, बाजरा, मूंग की खेती करनी चाहिए। असमतल भूमि को समतल बनाकर खेती करनी चाहिए, इससे जल की आवश्यकता कम होती है। सिंचाई के लिए नई तकनीकी को अपनाना चाहिए। खनिज संपदा एवं खनिज तेल निकालने में आधुनिक उपक्रम एवं नई तकनीकी का प्रयोग में लाना चाहिए। निकालने के क्रम में कम से कम बर्बादी होगी। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आगे है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें। पशुपालन के मामले में भारत को विश्व में अग्रणी माना जाता है, परंतु इतने पशुधन के बावजूद अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। इसके निम्न कारण है। भारत में अस्थायी चारागाह की बहुत कमी है। मात्र 4% भूमि पर ही चारागाह बचा है, वहीं वह भी धीरे धीरे खेती में बदलता जा रहा है। इससे पशुचारण पर इसकी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा की समस्या हमेशा बनी रहती है। भारत के जिन भागों में पशुओं की संख्या अधिक मिलती है वह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से प्रभावित रहता है। इससे पशुओं का चारा उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। चारे की कमी का सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान बहुत कम हो पाता है। भारत में पशुओं के उत्तम नस्ल और उन्हें पालने के वैज्ञानिक तरीकों का भी अभाव देखने को मिलता है। हालांकि इस दिशा में सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं, कुछ सफलता मिली है, परंतु जितना इस दिशा में कार्य करना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। अतएव उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव, चारा का अभाव, बीमार पड़ने पर इलाज का अभाव, रख रखाव आदि में कमी, पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीकी की कमी और कारण दुग्ध उत्पादन कम हो पाता है और पशुधन अधिक होने के कारण इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान नगण्य है। भारत में जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार भूमि का ह्रास हो रहा है, इन्हें रोकने के लिए सलाह दें। भारत का जनसंख्या लगातार वृद्धि, प्रति व्यक्ति भूमि कमी, पानी कम होते जा रही है। कल कारखानों के बढ़ने तथा नगरों के विकास से भूमि का ह्रास हो रहा है। वन क्षेत्र घटता जा रहा है। चारागाह भी समाप्त होते जा रहा है। फैलाव, शहरों का फैलाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए भूमि के ह्रास होने को रोकना जरूरी है। अधिक सिंचाई से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जल जमाव के कारण निचली भूमि बेकार हो जाती है। गुजरात में नमक के प्रभाव से उच्च भूमि खेती के लायक नहीं रह गई है। हिमाचल प्रदेश बर्फ के जमाव के कारण राज्य का चौथाई भाग खेत के योग नहीं है। भूमि के कटाव से भी भूमि क्षेत्र घटता जा रहा है। पहाड़ी ढालों पर वर्षा जल के शुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन से भी भूमि का ह्रास होता जा रहा है। भूमि ह्रास को रोकने के निम्नलिखित उपाय है। उपजाऊ भूमि को गैर कृषि कार्य में न उपयोग किया जाए।
जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाई जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वृक्षारोपण करके भूमि क्षरण को रोका जाए। मरुस्थल की सीमावर्ती क्षेत्र में झाड़ियाँ लगाकर भूमि के प्रसार को रोका जाए। कारखानों के आसपास औद्योगिक कचरों को फैलाने से रोका जाए। देश में उद्योगों का विकास किया जाए और कृषि भूमि पर पड़ रहे बोझ को कम किया जाए। प्राकृतिक आपदा से देश की रक्षा की जाए और वायु अपरदन को रोकने के लिए पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए। भारत की जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में कोयला और खनिज तेल के अभाव में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में जल शक्ति गृह स्थापित किया गया। इसके बाद बम्बई पुणे क्षेत्र में टाटा जल विद्युत परियोजना बनी। इसके बाद दक्षिण भारत में पाइकार योजना बनी, जिसमें कोयम्बटूर, तिरुवल्लुवर, मैदूर आदि नगरों में जल विद्युत का आपूर्ति की गई। हिमालय क्षेत्र में प्रथम जल विद्युत केंद्र मंडी, इसके बाद गंगा नहर की जिला विद्युत ग्रिड स्थापित की गई। इसके बाद भाखरा नंगल योजना बनी। आज देश भर में 80 जल विद्युत केंद्र स्थापित हैं। इनमें अधिक केंद्र बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे महाराष्ट्र में टाटा विद्युतीय एवं कोयना काकरापाड़ परियोजना, कर्नाटक में शिवसमुद्रम, शिमोगा, शरावती एवं भद्रा परियोजना, केरल में पल्लीवासल, तमिलनाडु में पापनासम, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, नागार्जुन, उड़ीसा में हीराकुंड, बिहार में कोसी गंडक, झारखंड में दामोदर, पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी, उत्तर प्रदेश में गंगा ग्रिड, शारदा अरिहंत, हिमाचल प्रदेश में मंडी, भाखरा नांगल, कश्मीर में वारामुल्ला और निम्न झेलम आदि परियोजनाएं। उत्तराखंड के टिहरी बांध परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना भी बनाई गई, जो आज विवाद के घेरे में है। आशा है विवाद खत्म होंगे और परियोजनाएं काम करने लगेगी। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर क्वेश्चन आंसर सीरीज में।